चलिए शुरू करें। रेडी? थोड़ा संस्कृत में बोलूँगा, फिर अंग्रेजी में, फिर थोड़ा संस्कृत कान पे आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आया तो पूरी आदत हो जाएगी। या यानी कल, पर या यानी परसों। यहाँ अस्माभिः रोग परीक्षणं कथं करणीयं तत् पृष्टम्। आयुर्वेद पद्धत्या रोगज्ञानं कथं करणीयम् एषः विषयः प्रस्थापितः। तन्मध्ये प्रथमतया रोगस्य नामज्ञानम् इति उक्ते रोगज्ञानं नास्ति। रोगस्य हेतवः के, रोगस्य दोषाः के, रोगस्य दूष्यं किं, दोषाणां बलं किं, रुग्णस्य बलं किम्, एतादृशानां विषयाणां ज्ञानं यदा भवति तदा एव रोगस्य चिकित्सार्थे ज्ञानं भवति। रोगज्ञानं चिकित्सार्थे अपेक्षितः। वयं रोगनामानुसारं चिकित्सा न कुर्मः। वयं हेतुज्ञानानुसारं चिकित्सा कुर्मः। अतः रोगज्ञानेन हेतुज्ञानं, रोगज्ञानेन दोषज्ञानं, रोगज्ञानेन दूष्यज्ञानम् इति अपेक्षा, इति अपेक्षते च। अतः हेतोः व्याख्याता हेतूनां निकषानि कानि, निकष समझते हो ना? निकषानि कानि, एतादृश अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अनन्तरम् अभिजित् महोदयेन परतन्त्रदोषविषयः अपि भवतः पुरतः विस्तरेण प्रकाशितः। कानि कारणानि परतन्त्रस्य, तस्यापि चर्चा अभवत्। परतन्त्रप्रकोपस्य कारणानि यानि तानि ज्ञात्वा चिकित्सायाः प्रारम्भः करणीयः। यदि रोगस्य हेतु अध्यशनम् अस्ति चेत् चिकित्सा अध्यशनस्य करणीया। रोगस्य हेतु यदि पूर्वाशनम् अस्ति चेत् चिकित्सा लङ्घनं करणीया। एतादृशं परतन्त्राणां दोषप्रकोपाणां चिकित्सा करणीया। तत्तु हेतुविपरीतचिकित्सा नाम्ना एव परिचीयते। सापि हेतुविपरीता एव। अतः हेतुविपरीतसंज्ञा सर्वसमावेशका अस्ति। परतंत्र भवतु वा स्वतंत्र भवतु वा, चिकित्सा एका एव, सा का हेतु विपरीता। अतः तज्ज्ञानमपि आवश्यकं, स्वतंत्र वा परतंत्र वा। व्याख्यानस्य अन्ते तेन एकः श्लोकः प्रवदितः। नाम तान् लक्षयेत् अवहितः विकुर्वाणां प्रतिच्वरम्। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? थोड़ा प्रयास करो, फिर समझाओ। अंतिम व्याख्यानस्य अन्ते एषः श्लोकः तेन पठितः।
कीदृशः तान् सर्वान् विकुर्वाणां प्रतिज्वरं लक्षयेत् अवबुधः। तान् इति दोषान् विकुर्वाणाम् इति कुर्वाणः लक्षयेत् अवहितः ध्यानं दत्वा चिन्तनं कृत्वा तान् पश्येत् इति लक्षयेत्। कथं? स्वतन्त्रो वा परतन्त्रो वा। अनन्तरं चिकित्सायाः प्रारम्भः करणीयः। अर्जितस्य रुग्णः आगतः, वातव्याधि अस्ति, अभ्यङ्गः प्रारभ्यते। अभ्यङ्गस्य प्रारम्भं यदि करणीयमस्ति चेत् प्रथमतया वातस्य प्रकोपः स्वतन्त्रः वा परतन्त्रः वा अस्य चिन्तनं करणीयमस्ति। यदि वातप्रकोपः परतन्त्रः स्नेहेन वर्धते 29, 27, 16 चिकित्सा 27, 16 पेज नंबर 613 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 27 सूत्र नंबर 16। जिनके पास पीछे चरक नहीं है वो किसी के साथ बैठ के 2 में 1 देख लीजिए। चरक नहीं है किसके पास? आगे पीछे बैठे ना, ऐसे नहीं हो सकता। चरक नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो देख रहे हैं सामने से, नीचे बैठ के चक्रपणे नहीं होगा, लेकिन चरक तो होगा सबके पास। तो देखिए, मैं ये कह रहा था, एक बार ये श्लोक पढ़ने के पहले आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार कुछ लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे। जो समझ गए उनका अभिनंदन, और जो दोस्त नहीं समझ पाए उनके लिए प्रोत्साहन के लिए आप संस्कृत पढ़ो, सुनो और समझने का प्रयास करो। ये आयुर्वेद समझना तो संस्कृत आना अनिवार्य है, इसलिए अध्ययन करो संस्कृत का। यदि आपकी ये कल्पना है संस्कृत बोलना, संस्कृत समझने के लिए अष्टाध्यायी कंठोत्कच होनी चाहिए, गलत है। व्याकरण कंठस्थ होना चाहिए, गलत है। प्रयास करना चाहिए। तो आप ये समझते होंगे कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। नहीं, मैंने संस्कृत कितना पढ़ा पता है आपको? 8वीं से लेकर 11वीं तक जो संस्कृत पढ़ाया गया वो इतना उत्तम पढ़ाया गया कि मुझे आज भी वो लेक्चर उनका वैसे साफों के सामने आता है। मनोहर नाम के सर थे, उतना ही है। उसके बाद हम JMS में हम संस्कृत पढ़ाया, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसेंगे। हमको मेघदूत था, मेघदूत ने रघुवंश, और उसका पहला श्लोक पहले क्लास में हुआ, बस दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। वागर्थ व्यव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। बस ये प का विभाग करना, पार्वती परमेश्वर कहते हो तो पार्वती और शंकर, और पार्वती परमेश्वर और रमेश्वर कहते हो तो शंकर और विष्णु। श्लेष गया था, बस तो वह संस्कृत हमारा। और आपने तो लघु सिद्धांत तो कौमुदी पढ़ी है, जहां तक मेरा ज्ञान है, पढ़ी है ना? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं संस्कृत बोल सकता हूं। क्यों? प्रयास किया मैंने। जब प्रयास करने के बाद मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपने वो नहीं किया आना चाहिए। मुझे संस्कृत आना चाहिए, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं संस्कृत बोलूंगा, ये चेतन आनी चाहिए। एक बार क्या हुआ,
रामटेक यूनिवर्सिटी, रामटेक में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है संस्कृत विद्यापीठ। उसके वाइस चांसलर थे चांदे, CHANDE। वो हमारे कॉलेज में, नागपुर के कॉलेज में गैदरिंग के फंक्शन में उद्घाटक के रूप में आए और मैं डीन था। और आने के बाद हम गप्पे मारते बैठे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपके सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, आपके यहाँ संस्कृत सब पढ़ाते हैं, लघु सिद्धांत तक वो नहीं पढ़ाते हैं, तो ये है, लेकिन आपका अध्यापक कोई संस्कृत बोलता ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, एक शब्द ये नहीं बोला, मैंने सिर्फ हाँ इतना हाँ। और जब हम उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए गए और मैंने प्रास्ताविक किया, अस्खलित संस्कृत में आधा घंटा मैंने प्रस्तावित किया। वो चौंक गए, उन्होंने कहा सॉरी, आई वुड नॉट हैव कमेंटेड लाइक दिस। इसलिए किसी ने कहने के बाद थोड़ा सा ये होता है ना, दुख होता है ना, मैंने संस्कृत बोला, आता तो है, बोलते नहीं हम लोग। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि अभिजीत सर yesterday he discussed Paratantra dosha prakopa. The causes of Paratantra prakopa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like that he explained. What is the use of it? Charak says, यदि आप इसका अध्ययन नहीं करोगे, परतंत्र दोष प्रकोप और स्वतंत्र दोष प्रकोप, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग इन एवरी पेशेंट विकुर्वाणाम प्रति ज्वरम, प्रति यानी एवरी, ज्वर यानी तान लक्षयत अवैतो विकुर्वाणाम प्रति ज्वरम। In every patient, in every disease, we have to think of it whether it is Swatantra or Paratantra. A physician who doesn't know what is Swatantra and Paratantra, or can't find it, or can't take a decision of it, is a Buddha. Is a बुधाहा मीन्स अज्ञ है। और वो क्या करता है? When patient comes to him, he observes, शूल है पथ प्रकोप, सुप्ति है पथ प्रकोप, स्तंभ है पथ प्रकोप, वक्रता है पथ प्रकोप। ओके, नाउ start the treatment. Abhyangam, Snehanam, so on. चिकित्सा स्थान अध्याय 27, सूत्र नंबर 16, पेज नंबर है 613। वातशंखी भी ही, देखो पहला शब्द क्या है? वातशंखी भी अज्ञान। अज्ञान, पहला ही शब्द कैसा है? अज्ञान। The physician who is thinking that he is the patient of Vata Vyadhi, अज्ञान, क्या करता है? तस्य स्यात् स्नेहनात् पुनः, उसको स्नेहन करता है। और स्नेहनात् क्या होता है? स्नेहनात् पुनः पादयोः सदनम सुप्तिः कृच्छ्रात् उद्धरणम तथा, फिर वही होता है। सुप्ति बढ़ जाती है, शूल बढ़ जाता है, और उसके क्रिया में जब कठिनाई थी वो फिर और बढ़ जाती है। क्यों? अज्ञ। ये सुप्ति, ये स्तंभ, ये शूल,
ये श्लेष्म मेधावृत था। शूल बात यह है बियॉन्ड डाउट, सुक्ति बात यह है बियॉन्ड डाउट, स्तंभ बात यह है बियॉन्ड डाउट। बट वात प्रकोप इज श्लेष्मावृत अथवा आमावृत अथवा मेधावृत। Hence, the line of treatment changes according to hetu. अज्ञानात् वातशंकी स्नेहन करता है, स्नेहन करने से रोग बढ़ता है। It happens in practice. Once I referred a patient to one hospital for treatment, mentioning it positively that he is a patient of Amavruta Vayu, he is a patient of Medavruta Vayu, he is a patient of Kaphavruta Vayu, please do the needful. And signed it with writing my name. Perhaps one may not know my signature, so I wrote there my name, Vaidya Ananta Dharmadhikari. Still he did the same. Abhyang, Anuvasa. Patient came to me after 3-4 days crying, why you have sent me there, the disease has increased. I said, I am extremely sorry. I won't refer you again to the same place. It happens now. Are you getting what I mean to say? So you have to see whether it is swatantra or paratantra. Let us have another example. Uttamatakara. The whole body is yellow. अज्ञा क्या करेगा? पित्त, इसलिए क्या देगा? मधु, दूध। गन्ने का रस आप लोग देते कि नहीं? जॉन्डिस पे गन्ने का रस? हाँ, हमारे यहाँ गन्ने का रस अक्सर देते हैं जो अभिषेक है, क्योंकि पित्तहर है, विरेचक है। यहाँ पित्त प्रकोप है, ये परतंत्र है, ये श्लेष्मावृत है, पांडुनिकार्य 16। चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 16 सूत्र नंबर 124। पेज नंबर 532। तिलपिष्ट निभम यस्तु वर्चः सृजति कामली श्लेष्मणारुद्धमार्गम तत् तत्पित्तम कफहरैः जयेत्। अब ये पित्त प्रकोप किस कारण से है? श्लेष्मावृत होने के कारण है। जो पित्त कोष्ठ में आना चाहिए निर्मिति के बाद, पृथक्करण के बाद, वो श्लेष्मा ने अवरुद्ध किया है। और उदीर्यते भुजतरम मार्गरोधात् वह जलम, ये सूत्र है चरक 19। 17 by 122 पेज नंबर 538। चिकित्सा 17 by 122। उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वह जलम यथा तथा अनिलाः। उदीर्यते भृशतरम मार्गरोधात् वह जलम, जलम ये उपलक्षण है। जो भी
बहने वाले पदार्थ हैं, जल प्रधान है, द्रव प्रधान है, रस प्रधान है, उनमें कहीं अवरोध हुआ तो क्या होता है? उदीर्यते भ्रशतरम मार्गरोधात महज्जनम, पीछे पीछे रुकते हैं, रास्ता बंद हो गया, रुक गए, उससे बाद आने वाला उसके पीछे रुक गया, उसके बाद आने वाला उसके पीछे रुक गया। इस प्रकार पीछे पीछे रुकता जाता है और ये शरीर में फैलता है। जब कोई जगह नहीं रही तो वो शरीर फैलता है। इसको कहते हैं विश्वक प्रजत, विश्वक प्रजति समृद्ध। और इसलिए ये पूरा शरीर पीला होता है, त्वचा पीली, आंखें पीली, मूत्र पीला, नाखून पीले, सब पीला। अब पित्त प्रकोप तो है कि नहीं? अब क्या नुकसान है चिकित्सा करने में यदि हम मधुरस देते हैं तो? और है श्लेष्मा का और बढ़ेगा। इसलिए चिकित्सा सूत्र क्या है देखो आगे। कामला में पेज नंबर 532 चिकित्सा स्थान अध्याय 16/130 चिकित्सा स्थान। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवणैः भृश अम्लैः अपि उपक्रमः। समझ गए? चिकित्सा किसकी करनी है? श्लेष्मा की करनी है। और कैसी करनी है? तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, लवण, अम्ल, भृशाम्ल। आपके मन में शंका नहीं है? चरक ने ऐसा गलत क्यों कहा? अरे भाई पैतृक व्याधि है, पूरे शरीर में पीला हुआ और आप क्या कह रहे हो? कटु तीक्ष्ण उष्ण अम्ल लवण भृशई क्षारश्च। शायद चरक को समझा ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया है। नहीं, ये एविडेंस पेश है। और इस प्रकार आप चिकित्सा करते हो तो ये 7 दिन में ठीक होता है। नॉर्मल में 15 डेज लगते हैं, 1 month to 15 days, मैक्सिमम 1 month, मिनिमम 15 डेज। 8 days प्रेग्नेंट एक होने के बाद, आफ्टर 8 days इट रिमेन्स एज इट इज, देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन। चिकित्सा करें तो जल्दी होगा। यह चिकित्सा लवण से, क्षार से, अम्ल से, भृशोष्ण तीक्ष्ण से करनी है। त्रिकटु से करनी है। त्रिकटु का वर्णन है, त्रिकटु से करनी है। यू गॉट द पॉइंट? पित्त प्रकोप है, चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? क्यों? इट इज परतंत्र प्रकोप। यदि आपको आरोग्यवर्धी नहीं मिलती है तो क्या करना? आरोग्यवर्धी नहीं है। चिकित्सा द्रव्य से नहीं करते आप। चिकित्सा कैसे करते हो? गुणों से करते हो, विपरीत गुणों से करते हो। नहीं मिला आपको आरोग्यवर्धिनी, आरोग्यवर्धन में कुटकी है, विरेचक है, कोई विष है, टंकण है, ताम्र है, तीक्ष्णोष्ण है, वो नहीं मिला। अब क्या करना? बैठ गए। हमारे गुरुजी को आरोग्य देते थे, आरोग्य मार्केट में मिलती नहीं है, मेरे पास भी नहीं, अब मैं क्या करूं? जिसको शास्त्र समझा वो क्या करेगा? वो दूसरा ढूंढेगा, कटुतिक्त कषाय जो भेजना है। और जिसने नुस्खेबाजी की वो क्या करेगा? सिर पर हाथ देकर बैठेगा, अब मैं क्या करूं? आरोग्य नहीं। नियम क्या है? दोष विपरीत, दोष गुण के विपरीत, हेतु के विपरीत। तो आप इसमें कटुतिक्त कषाय देना है। गद्यकार कहते हैं प्राय ये कटुतिक्त कषाय, कटुतिक्त देना है। कोई भी ले सकते हो आप। हमारे एक मित्र है, अभी नहीं रहे वो तो कहते थे कि मैं अपनी जो आप ये निकालते हो ना, क्या कहते हो उसको जमीन पर? रंगावली। हाँ, तो उसके लिए पत्थर आता है, पत्थर का बारीक पत्थर आता है सफेद, उससे निकाल
वो क्या कहते थे, मैं इसको अदरक की भावना देता हूँ और इसकी पुड़ी देता हूँ, कामना नहीं। ठीक होते कैसे? अदरक काम करता है ना, उसके लिए माध्यम चाहिए। पत्थर पे उसमें डाल के जाए, क्योंकि वो वृक्ष है, वो पुरुष है, वो कठिन है, लेखन है, खरा है, तो खरत्व का काम करेगा, उसको तीक्ष्ण बना दिया और अदरक डालकर। युक्ति है, योजना। इसलिए ग्रंथकार क्या कहते हैं, इस सृष्टि में अनौषध कोई है ही नहीं, नास्ति किंचित अनौषध, युक्ति से प्रयोग करना है। तो विषय यह था सिद्धि स्थान अध्याय 1। पेज नंबर 686, सिद्धिस्थान चैप्टर 1, सूत्र नंबर 57-58। सबको मिल गया? मेद कफाभ्याम अनिलाः निरुद्धः शूल अंग सुक्ति श्वयथुन करोति। क्या करता है? शूल, शोथ और श्वयथु स्वयथु और सुक्ति। शूल, सुक्ति। हाँ, तो आगे स्नेहम तु युंजन, स्नेहन तो युंजन अबुदा। अबुदा शब्द है। अबुदा तु, जो चिकित्सक बुद्धिमान नहीं है वो क्या करता है? स्नेहन, बस्ती देता है। फिर आगे संवर्धयति एव तान् विकारान्। संवर्धयति एव तान् विकारान्। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो चरका मेंशन इज वेरी क्लियर है, ये मूर्ख है। बुधा इसको ये समझता नहीं है कि यह औरंजन्य है और वायु लक्षण, शूल लक्षण लेकर, सुक्ति लेकर बस्ती शुरू कर देता है, वो बड़ा कहा। इसलिए विकुर्वाणान, आगे क्या है? प्रतिज्वर, लक्षयेत अवबुधा, लक्षयेत अवहिता। दत्त चित्त होकर देख रहा है, स्वतंत्र है परतंत्र है, स्वतंत्र है परतंत्र है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। क्यों करना है? इसलिए करना है कि चिकित्सा की दिशा बदलती है। तो हम लोग कल हेतु देख लिए, हेतु परीक्षा कैसे करना वो देख लिए, व्यक्ति में हेतु कैसे निकालना वो भी देख लिए, सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करता है उस सब का ये करके हितकर अहितकर, हितकर अहितकर, साथ में बस इतना ही करना है। और उसके भी आपको ये करना है, इसमें जो जितने बलवान हैं हेतु, उसके गुण देखना है और उनके गुण के विपरीत चिकित्सा करनी है। जो हेतु है उसके पर करना है। यह एक ध्यान रखना है चिकित्सा में। देखिए अष्टांगोदय, ज्वर निदान, यथादुष्टेन, यथादुष्टेन दूसरा ज्वर निदान, मलास्त प्रस्वैश्वेदिष्ट प्रदूषण। अष्टांगोदय सबके पास नहीं, लेकिन आपको याद तो होगा ना, क्योंकि दक्षिण भारत में और हम महाराष्ट्र में अष्टांगोदय ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए याद तो होगा। ज्वर की संप्राप्ति वाग्भट की क्या है? अष्टांगोदय निदान स्थान चैप्टर 2 सूत्र नंबर 3-4-5। चैप्टर 2 by 3-4-5। मलाहा
तत्र स्वैः स्वैः दुष्टः बस मलाः इति कुपिताः दोषाः। कैसे हुए कुपित ये? स्वयं निदानैः। स्व यानी अपना, स्वयं यानी तृतीया, अपने निदानों से। स्व यानी मेरा, अपना, स्वतंत्र, इस स्वतंत्र, समान गुण का, दोष के समान गुण का। श्लेष्मा है तो स्निग्ध द्रव, शीत, ऐसे गुणों से भरा है। स्वयं स्वयं गुण ही मलाह तत्र स्वयं स्वयं गुण ही कुपिता स्वतंत्र है। आगे पढ़ो। आमाशयं प्रविश्यम अनुगम्य आमम पिधाय अनुगम्य, आमाशयम प्रविश्यामम अनुगम्य। अब क्या हुआ? आम के साथ संसर्ग हुआ, ये रूपांतरण हुआ उसका, शाम हो गया ना। विकृति मात्रम प्रकोपः, ये अन्य विकृति हो गई। दोष पहले कैसा है? स्वतंत्र है, अब कैसे हुआ है? परतंत्र है। अब आप क्या करोगे? चिकित्सा क्या करते हो ज्वर की? लंघन। क्यों? दोषों की क्यों नहीं कर रहे हैं? परतंत्र प्रकोप है, आमोदोषों का प्रकोप है। चिकित्सा लंघन करते हैं और उसके बाद यथा दोषम करते हैं। पैत्तिक है तो पटोलादिक्वात, कफज है तो अर्कवदादिक्वात, और वातज है तो धन्वयसादिक्वात। बात में करते हैं। यानी दोष एक साथ दो प्रकार से कुपित हो सकता है। एक स्व हेतु से भी प्रकोपित हुआ है और रूपांतरण भी हुआ है, परतंत्र दोष प्रकोप भी हुआ है। ऐसे हो सकता है, प्रायः होता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा आम प्रदोष की, द्वितीय चिकित्सा दोषों की, और तृतीय चिकित्सा भृंगन, ज्वर में। जब जीर्णावस्था आती है तो आप घृतपान कराते हो, भृंगन घृतपान कराते हो जीर्णावस्था में। पक्का ज्वर हो गया तो आप फिर तो तिक्तरस बंद कर देते हैं, क्योंकि तिक्तरस के कारण ही ये पित्त बड़ा है और ज्वर ये हो रहा है, जीर्ण हो रहा है। तो उसको आप बंद कर देते हैं, आप पित्तभृत देते या तो घृत देते हो और फिर शांत करते हो। यानी आपने चिकित्सा पहले किसकी की? परतंत्र की, बाद में किसकी की? स्वतंत्र की, बाद में किसकी की? व्यापक। अपने ही कारणों से चिकित्सक ने दिए हुए द्रव्यों से वात प्रकोप हुआ है, उसकी की चिकित्सा कृत वात प्रकोप है। वात प्रकोप पहले नहीं था, ये चिकित्सा कृत है, लंघन कृत है, तिक्तरस कृत है। अब इसके लिए हम घृतपान करते हैं। यानी एक दोष स्वतंत्र भी होता है और परतंत्र भी होता है। यदि परतंत्र चिकित्सा पहले परतंत्र की करनी है, बाद में इसका नाम रोगज्ञा है। Got it? What is रोगज्ञा? स्वतंत्र है, परतंत्र दोष प्रकोप है, ये ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो हेतु ज्ञान हम करते हैं, समय की सीमा कितनी है और दिन कितने हैं? 3 ठीक है, विस्तार से जाना या शॉर्टकट लेना या सोच रहा हूँ मैं, लेकिन प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा विस्तार करता हूँ, क्योंकि सभी एमडी के छात्र हैं, अध्यापक भी हैं। शायद बीएमएस वालों को कठिन जाएगा, लेकिन सुन तो लोग कहीं ना कहीं काम में आएगा, कहीं ना कहीं काम में आएगा।
Yesterday, Abhijit taught you Samsarga and Sannipata, right? One, Saha, Da. विमान स्थान अध्याय 6 सूत्र नंबर 10 पेज नंबर 254. ते झाला कसं? तो काल म्हणलं गुलू मग ठेवायला लागेल आधी परत काय सांग पण कमी हे झालं सर देखिए, थोड़ा सा कठिन विषय है. मैं प्रयास अंग्रेजी में कहने का प्रयास करूंगा. यदि नहीं कर पाया तो हिंदी में करूंगा. यदि मुझे लगा कि नहीं, आई एम नॉट able to express my views in English properly, I'll just stick to Hindi again. I'll try my level best. See, सूत्र नंबर 10 प्रायः शारीर दोषाणाम एकाधिष्ठानीयानां सन्निपातः संसर्गः वा समान गुणत्वात् दोषा ही दूषणैः समानाः. बस. तो in the beginning, दोषा ही दूषणे ही समानाः, इस वाक्य को समझेंगे. दोषा मीन्स दोषा, गुण ही मीन्स inherent qualities of dosha. Samana means equivalent. Doshane means hetu. Hetu and dosha, if the inherent qualities of both is same, follow? नहीं? Dosha is possessing snigdha guna. Hetu is possessing snigdha guna. Right? If you are drinking milk vidhi virahit, what will happen? It will give rise to snigdha drava shita guna of shleshma. Right? Samana guna. दूषण यानी दूध, दोष यानी श्लेष्मा. दूषण ही समान. समान मीन्स equal in inherent qualities. दूषण ही समान. For example, I took shleshma. Now, in place of shleshma, I will put pitta. But I will not change the hetu. Hetu was milk. Now milk is sheet, milk is drava, milk is snigdha. Right? This milk will give rise to increase of drava guna of pitta. Dushana is samana. Dosha, a quality of pitta is drava, one quality. One quality of hetu is drava. Drava guna of milk will give rise to the increase of pitta. Drava guna of pitta. Dushana is samana. Means one hetu will act upon 2 or 3 doshas with special reference to its inherent qualities. जो क्वालिटी समान है वो बढ़ाएगा, बाकी नहीं बढ़ाएगा. द्रव गुण है यदि some person is taking excessive water. Water is drava, shita, snigdha. Now it will increase the drava guna of shleshma, it will increase drava guna of pitta, it will increase shita guna of vayu and shleshma. This is known as sannipata. दूषण ही समान.
दोषाः दूषणैः समानः। हेतु और दोषों के गुण यदि कुछ समान है तो उनको बढ़ाएंगे। इस तरह से संसर्ग बनता है। यानी एक हेतु एक्सेसिव वाटर will give rise to Dravaguna of Pitta, will increase Dravaguna of Shleshma, Snigdha guna of Shleshma and Pitta, and Shita guna of Vayu. This is Samsarga and Sannipat. What the meaning of it? दूषण ही समान। एक शरीर में, एक ही शरीर में मैं पीऊंगा तो इनका नहीं बढ़ेगा, यदि मैं धूम्रपान करता हूं तो इनका पित्त नहीं बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। इसलिए पहला शब्द क्या है? शारीरा। शारीरा, एक शारीरा, एकाधिष्ठान यान। एकाधिष्ठान यान। एक शरीर में एक द्रव्य तीन दोषों के एक एक गुण को यदि बढ़ाते हैं तो वो संसर्ग सन्निपात है, दो को बढ़ाते हैं तो संसर्ग। इस प्रकार से संसर्ग बनता है। आई होप इट इज क्लियर। नॉट क्लियर यट? क्लियर? नो, अब इसकी टीका पढ़ो। टीका ऊपर से 5वीं लाइन। यथा अहि अम्लम लवणम कटु च पित्तकरम। देखिए, अम्ल विल गिव राइज टू पित्त, कटु विल गिव राइज टू पित्त, लवण विल गिव राइज टू पित्त। ये पित्त प्रकोप है। अब आगे क्या कहते हैं देखो। तत्र तत्र अम्लम अम्लम सकफम पित्तम करोति। सकफम पित्तम करो। अम्ल में द्रव्य क्या है? पित्त और पृथ्वी और अग्नि। अग्नि। अग्नि गुण से पित्त बढ़ेगा, पृथ्वी गुण से श्लेष्मा बढ़ेगा। संसर्ग। आगे लवणम च सपित्तम कफम करोति। लवण में क्या है? अग्नि और जल। जल। वह अग्नि गुण से पित्त को बढ़ाएगा और द्रव गुण से ये संसर्ग है। आगे कटु तु सवातम पित्तम करोति। कटु क्या करेगा? अग्नि और वायु। वायु। वृक्षादि गुण से वायु बढ़ेगा, उष्ण गुण से इट इज संसर्ग। अब आप जिस रोगी को देख रहे हो, किसको? कोई एक क्षण व्यक्ति को आप देख रहे हैं और उसके आपने हेतु निकाले। सुबह उठ के पानी पीता है 2 लोटा, रात में 2 लोटा पीता है, दिन में 5 लीटर पानी पीता है, ठीक है, पीने दो, नो प्रॉब्लम। अपना पेट कैसे भरेगा यदि ये गलती नहीं करेंगे तो? करने दो। अब देखिए, हमको 2 हेतु मिले। दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है, पानी पीता है, फ्रिज का पीता है, क्वालिटी अबंडेंट है, विघातक भाव शून्य है, धूप में घूमता नहीं है, एसी में रहता है, एसी में कार में जाता है, ऑफिस में एसी में है, घर में बेडरूम में एसी है, सब जगह एसी है। विघात कर भाव आता पर सेवन नहीं है, पसीना आता नहीं है। अब इस व्यक्ति में आप क्या करोगे? द्रव गुणों से पानी पीता है ना, द्रव गुणों से पित्त बढ़ेगा, द्रव गुणों से श्लेष्मा बढ़ेगा, स्निग्ध गुण से पित्त का स्निग्ध गुण बढ़ेगा, स्निग्ध से श्लेष्मा का स्निग्ध गुण बढ़ेगा। क्या हुआ? संसर्ग। यानी आपको दोष निर्णय करना है, व्यक्ति में इन हेतुओं का उपयोग करना है। संसर्ग है, सन्निपात है, किन गुणों से ये इंपॉर्टेंट है।
आप चिकित्सा संसर्ग की नहीं करते हैं, आप किसकी चिकित्सा करते हो? गुणों की करते हो, हेतु के गुणों की करते हो। इसलिए पित्त भी बड़ा है, श्लेष्मा भी बड़ा है, चिकित्सा दोनों की नहीं करेंगे हम। किसकी करेंगे? हेतु विपरीत करेंगे। हेतु क्या है? जलपान, दुग्धपान। उसके गुण क्या है? स्निग्ध, शीतल, मृदु, द्रव, उसके वही लगभग वही गुण है। इसके विपरीत कोई भी द्रव्य निकालो आप। इसके विपरीत द्रव्य कौन सा होता है? कटु, तिक्त, कषाय। बस चिकित्सा हो गई। हेतु एक है, दोष दो है और गुण चार। सबकी चिकित्सा मिलकर हम एक ही किए, कटु, तिक्त, कषाय। हेतु विपरीत चिकित्सा। अब इसमें तिक्त रस क्या करेगा? द्रवों का शोष करेगा। कटु रस क्या करेगा? पिच्छल गुण का नाश करेगा, स्निग्ध गुणों का नाश करेगा, श्रोतोरोध दूर करेगा। कषाय रस क्या करेगा? मोक्षण करेगा। यानी मैंने आपको द्रव्य का नाम नहीं बताया, द्रव्य का चयन आपको करना है। आप द्रव्य क्या दोगे? आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध है वो दीजिए, लेकिन इसका क्रम है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग का भी क्रम है। कटु, तिक्त, कषाय क्रम है। इस क्रम से चिकित्सा प्रयास की जाती है। पहले कटु, बाद में तिक्त और अंत में कषाय, क्योंकि कषाय स्तंभक है। हमें स्तंभन शुरू में नहीं करना है, इसलिए पहले कटु जो भोजन करेगा, पिच्छल गुण कम करेगा, फिर तिक्त रस द्रव गुणों का शोष करेगा, फिर कषाय रस विशुद्धीकरण करेगा। इस प्रकार आपको जो हेतु मिले उसके आधार पर आप क्या करोगे? दोषों की अंशांश कल्पना करोगे। विकल्पों अंशांश कल्पना, संप्रति है। विकल्पों अंशांश कल्पना यानी आपको हेतु का ज्ञान हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ? दोषों का ज्ञान हुआ। दोषों के साथ साथ किसका ज्ञान हुआ? गुणों का ज्ञान हुआ, अंशांश कल्पना का ज्ञान हुआ। और आप क्या करोगे? जो गुण ज्यादा बड़ा है उसके विपरीत पहले करोगे। दोनों मिलकर द्रव गुण ज्यादा बड़ा है तो द्रव गुण के विपरीत आप शुरू करेंगे। तिक्त रस शुरू करेंगे, कटु रस शुरू करेंगे। 26 सूत्र स्थान। तिक्त रस का गुण, तिक्त कटु के गुण। 26 सूत्र 26। रसांचे गुण। एक और पीछे 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 पीछे। हाँ प्रारंभ हुआ, अध्याय कहाँ प्रारंभ हुआ? हाँ 144 तिक्त रस के गुण पढ़। तिक्तो रसः स्वयं अरोचि उष्ण अप्यरोचक अग्नो विषग्नः त्रिविघ्नो मूर्छा दाह कंडु कुष्ठ तृष्णा प्रशमनस्त्वांग सयोः स्थिरीकरणो ज्वरघ्नो दीपनः पाचनः अन्यशोधनो लेखनः
क्लेद मेदो वसा क्लेद मेद वसा मज्जा उपशोषण। क्लेद का उपशोषण करने वाला है वो, इसलिए तिक्तरस हो गया। आप कटुरस को पढ़ो। कटुको रसो वक्त्रं शोधयति अग्निं दीपयति भुक्तं शोषयति घ्राणम् आश्रावयति चक्षुर्विरेचयति स्फुटीकरोति इन्द्रियाणि अलसकश्वयतु पचयो दद्राः अभिष्यन्ति स्नेह स्वेद क्लेद मलापहति। अभिष्यन्द स्नेह स्वेद क्लेद उपशोषण। बस अब निर्णय आपको करना है, द्रव्य कौन सा निवड़ना है। कौन सा द्रव्य सिलेक्ट करोगे आप, जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है। कटु तिक्त हो ना, हो गई चिकित्सा। चिकित्सा किसकी हुई, संसर्ग की हुई। चिकित्सा किसकी हुई, सन्निपात की हुई। चिकित्सा किसकी हुई, दोषों की हुई। चिकित्सा किसकी हुई, व्याधि की भी हो गई। विपरीत गुणैः द्रव्यैः दोषाः प्रशाम्यति, पढ़ा है आपने, चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 58। वृक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चला विपरीत गुणैपासून वाचा। विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यति। विपरीत गुणैः पित्तः प्रशाम्यति। विपरीत गुणैः श्लेष्मणा प्रशाम्यति। अब अगला श्लोक क्या है, विपरीत गुणैः द्रव्यैः तेष अब मात्रा। यहाँ पर विपरीत गुणैः द्रव्य के सामने एक श्लोक लगाना है, दोषा प्रशाम्यति। राइट, ऊपर लिखा है ना, त्रयो दोषा प्रशाम्यति। उसके बाद देश मात्रा काल उपपादितैः दोषा प्रशम्यति भेषजैः विनिवर्तन्ते। अब विनिवर्तन्ते विकारा, साध्य सम्मतः विकारा विनिवर्तन्ते। दोष का तो शमन हो ही गया। अब क्या हुआ, विकारा विनिवर्तन्ते साध्य सम्मतः। जो साध्य विकार है वो भी स्वयं शांत होते हैं। चिकित्सा की स्थिति आपने दोषों की थी, हेतुओं की, विपरीत की, संसर्ग की, सन्निपात की। ठीक कौन हो गया, रोग। दोष शांत तो हो ही गया, क्योंकि स्वभाव है विपरीत गुण से दोष शांत होने वाले हैं, और दोष ही व्याधि के कारण है। अब दोष ही समाप्त हो गए तो व्याधि क्या बचेगा, वो नष्ट होने वाला है। स्वभाव है, जो निर्मल हुआ वो नष्ट होने वाला है, स्वभाव है। वो केवल उसका त्याग, हेतु बंद कर, बस हेतु त्याग करो, वो स्वयं नष्ट होने वाला है। उसकी चिकित्सा अलग करने की आवश्यकता हो तब करनी है, अन्यथा वो स्वयं शांत होने वाला है। इसलिए रोग ज्ञान का अभिप्राय क्या हुआ, हेतु ज्ञान, हितों के आधार पर गुणों का ज्ञान, गुणों के आधार पर दोषों के, गुणों की वृद्धि, और दोषों में एक गुण दोष के हैं या दो दोष के या तीन दोष के हैं, सन्निपात या संसर्ग। चिकित्सा में परिवर्तन नहीं आएगा। चिकित्सा में ध्यान यही देना है कि जब आप कोई द्रव्य दोगे तो इनमें से अन्य दोषों का प्रकोप न हो, यही ध्यान देना है, मर्यादा रखनी है। चिकित्सा प्रारंभ आप इसके विपरीत करोगे, हेतु के विपरीत करोगे। कटु तिक्त कषाय दोगे, कब तक दोगे, ये गुणों की शांति होने तक। और यदि दीर्घकाल तक दोगे तो इन गुणों का नाश होकर वात प्रकोप होगा, मर्यादा रखनी है। इसलिए उपशम आने के बाद बंद, और फिर आवश्यक हो तो फिर अन्य दोषों की चिकित्सा। इस प्रकार रोग ज्ञान का अभिप्राय क्या हुआ, हेतु ज्ञान, संसर्ग का ज्ञान, सन्निपात का ज्ञान, संसर्ग सन्निपात में अंशांश कल्पना का ज्ञान। It is essential, it is needed, the appropriate selection should be there. Selection of drug randomly नहीं करेंगे, इन गुणों की, जिन गुणों की आवश्यकता है उनको सिलेक्ट करेंगे। यदि मुझे वैशिष्ट्य गुण की आवश्यकता है तो मैं कषाय तिक्त का प्रयोग करूंगा।
आवश्यक हो तो कटु को प्राधान्य दूंगा, आवश्यक हो तो तिक्त को प्राधान्य दूंगा, आवश्यक है तो तीनों को एक साथ दे दूंगा। ऐसा कोई कल्प चुनूंगा कि जिसमें तीनों है। मुझे एक कल्प बता दीजिए कि जिसमें त्रिफला, त्रिकटु और तिक्तरस नहीं है? बहुत कम है। रसोशीली में नहीं होगा, लेकिन काष्ठोशीली में तिक्त कटु है। त्रिफला नागरमोधा त्रिकटु है। इसलिए मेरी चिकित्सा का आधार क्या है? रस। रस का आधार क्या है? द्रव्य। द्रव्य कौन से? त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमर्द। संतर्पण व्याधि की चिकित्सा समाप्त हो गई 3 द्रव्यों के आधार पर। जब मैं नांदेड़ में प्रोफेसर था, तब हमारे हॉस्पिटल के सामने एक दुकान थी औषधियों की। लोग ग्रामीण क्षेत्र से रिक्शा कर कर आते थे और बस में से उतर के रिक्शा में बैठे थे। रिक्शा वाले को बताते थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना है, और रिक्शा वाले को पूछते थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना है, किसको बताना? तो वो कहता था मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। तो दुकान में लेके जाते थे और दुकान वालों को पूछते थे कि इनको पेशेंट को या आयुर्वेदिक में दवाखाना बताना है, किसको बताया जाए? तो वो कहता था बिलीव मी, दरबार कर छोड़कर सबको बता। और वहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट बैठे होते थे, तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे उनको कुछ आता ही नहीं है। जिस पेशेंट है उसको त्रिफला लिखते हो, त्रिकट लिखते हैं, नागरमोधा लिखते हैं, इनको अन्य दवा का नाम ही मालूम नहीं, उपयोग ही मालूम नहीं है। ये वास्तव है। मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इतना सुंदर शास्त्र है, इतना सुंदर शास्त्र है कि मैं आजकल फोन पर चिकित्सा करता हूँ, केवल फोन। बस मुझे हेतु बताओ, अवस्था बताओ, चिकित्सक को बताओ, उसको पेशेंट को नहीं बताओ। पेशेंट चिकित्सक के पास, और चिकित्सक ने मुझे बताना हेतु यह है। कभी कभी वो गलती करते हैं तो उनको पूछते हैं कि आपने ये हेतु नहीं पूछा, पूछ लेते हैं। और फिर मैं चिकित्सा ऑन फोन बताता हूँ, वो चिकित्सा करते हैं, 8 दिन के बाद कहते हैं पेशेंट इज ऑल राइट। ऐसी मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरा दवाखाना नहीं है। इतना आसान आयुर्वेद है, इतना आसान आयुर्वेद है, पता नहीं उसको क्यों कठिन कर दिया है हम लोगों ने। हमारे एक मित्र हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में व्यवस्थापक थे, बांटते। वहाँ बैठ कर उनको पन वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण सब देख लिया, कई बार देख लिया। 8-10 साल वहाँ काम करते थे, वो देख लिया। अब अचानक जिन्होंने वो हॉस्पिटल निकाला था वो छोड़ के चले गए। अब वो हॉस्पिटल खाली हो गया। अब जी मेरे पास आया, सर वो हॉस्पिटल बंद हो गया, वो शुरू करना है। मैंने कहा एक मेरी ये है शर्त है, मैं सिर्फ 1 साल बैठूंगा, एक डॉक्टर तैयार करूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊँगा। बोले ठीक है। मैं गया, जून 2004 में गया, रिटायर होकर अप्रैल में मैं औरंगाबाद में गया, और 2-3 महीने मैंने ऐसे गया, और जून में मैं वहाँ जाकर बैठ गया। और मैंने कहा डॉक्टर कौन बैठ रहा है? मैं देखने लगा डॉक्टर कहाँ है, कौन है। मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मुझे किसी को तैयार करना है। तो आके बैठ गए मेरे पास। मैं बोला अब डॉक्टर है? बोला हाँ। आयुर्वेदिक है? नहीं। फिर तो ही बैठे। और वो आदमी मेरे साथ 1 साल बैठा। मैं चिकित्सा कैसे करता हूँ, हेतु कैसे नहीं करता हूँ, वो देख लिया उसने। और 1 साल के बाद मैं 1 साल के बाद वो मुझे कहता है कि अब कल से आप नहीं आना। बोला करोगे? हाँ मैं करूँगा, और आवश्यक हो तो आपको बुलाऊंगा। वो आज वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। 2004 से आज कितना है, उत्तम प्रैक्टिस कर रहा है पंचकर्म के साथ। पहले महावात वेदवंश
महायोगराज को गुरु, वहाँ पे विभव संरस ऐसा संग्रह था दवाइयों का, अब केवल काष्ठौषधि का संग्रह है और इस पर प्रैक्टिस आज भी कर रहा है। इतना आसान आयुर्वेद है। अपने मूल विषय पर आएंगे। क्या चल रहा था? रोग ज्ञान में आपको ये समझना चाहिए, ये कितना में पढ़ते हैं संसर्ग संधिपात अगर होता कैसे है और उसका उपयोग क्या है, चिकित्सा कैसे करनी है, ये कोई नहीं पता। तब इसके बाद यदि आपको अध्ययन मिला, विरुद्धासन मिला, ईशवासन मिला, आप क्या समझोगे? कुछ स्वतंत्र के हेतु मिले, स्वतंत्र दोष प्रकोप है, अध्ययन मिला, अजीर्णासन मिला, वो दोष परतंत्र कुपित हो गए। चिकित्सा किसकी करोगे? पहले परतंत्र की, बाद में इसे ज्वर में करते हो वैसे। रोग कोई भी हो साध्य होना चाहिए, इतना ही। मर्मगत है, चिरस्थित है, गंभीर है, उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ, दूंगा कभी कभी। कुछ सालों कर लो, प्रैक्टिस करने लोगे आप, तो फिर आप स्वयं गारंटी देंगे मैं करता हूँ, ठीक, मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद आपको स्वातंत्र पारतंत्र भी उससे ज्ञात हुआ। आर यू गेटिंग? हेतुओं के आधार पर आपको क्या क्या मिला? स्वातंत्र भी मिला और पारतंत्र का ज्ञान भी हुआ। चिकित्सा में परिवर्तन वहीं पर आप करना प्रारंभ करोगे और फिर दोषों की चिकित्सा करोगे, इसका नाम रोग ज्ञान है। रोगवादो परीक्षित का अभिप्राय, मूल अभिप्राय यह है, क्या हुआ है? हार्ट अटैक आया है, ईसीजी एबनॉर्मल है, और क्या बढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलडीएल एचडीएल रेशो बढ़ा है। चिकित्सा बृहत्पद चिंतामण, मुहुर्मुहु, ठीक है, देना चाहिए। असली चिकित्सा किसकी करोगे? हेतु विपरीत करोगे। यदि आप हेतु विपरीत चिकित्सा नहीं करोगे, हेतु बंद नहीं करोगे, आज हार्ट अटैक आया, कल सेरेब्रल स्ट्रोक होगा, कुछ दिनों के बाद रीनल फेलियर होगा, कुछ दिनों के बाद फिर अटैक आएगा, फिर सेरेब्रल स्ट्रोक होगा, फिर कार्डियक अटैक आएगा। क्यों? आपने दोषों की चिकित्सा ही नहीं की है। आपने क्या किया? केवल मार्गावरोध दूर करके पेशेंट को भेज दिया। टेस्ट तस्कर लोग तैयार, चोर लोग हैं। चिकित्सा किसकी करनी है? रोग ज्ञान का अभिप्राय क्या है? समझे? समझ गए ना रोग ज्ञान का? आगे जाओ। श्योर? यदि आप दोषों की चिकित्सा नहीं करोगे तो ये दोष शरीर में रहेंगे, उनके हेतु आपने बंद नहीं किए हैं, वो बार बार बढ़ते रहेंगे और सैव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। तो आपको आघात किस पर करना है? रोग करने वाले पर करना है, रोग पर नहीं। रोग करने वाला कौन है? दोष है। दोष प्रकोप करने वाला कौन है? हेतु है। चिकित्सा कैसे करोगे? हेतु के विपरीत करोगे, हेतु बंद करोगे। इतना आसान आयुर्वेद है। कोई भी रोग आने दो, निज। सिटी में तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का भी बहुत कॉमन है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दी अदर साइंस एंड सिम्टम्स, जो भी लक्षण पेशेंट में होता है कि हम आमा को निर्धारण करते हैं, दीपन पाचन देते हैं, या अगर चाहिए तो मृदु विरेचन देते हैं, या कुछ अजीर्ण लक्षण है, तो वो सब पूरा ठीक करने के बाद भी अगर शुगर कुछ ज्यादा है तो हमारा शुगर ये विषय ही नहीं, कैसे देखना है सर? ये हमारा ये शुगर विषय ही नहीं है। और यदि आप योग्य पद्धति से करते हो तो शुगर अपने आप नॉर्मल आता है। उसमें थोड़ा नहीं, वो करेंगे, वो मेरा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट हुआ सीधा
सिलेबस बदल आउट ऑफ सिलेबस मेरे लिए Sense out of ये मेरे लिए इसमें नहीं आता है। क्या हुआ, शुरू में मैं इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाता गया। अब जब ये तैयार हो तो मैंने कर दिया, मैं इन शब्दों को हाथ में लगाऊंगा। तो उसमें गुल्म, उदर, ज्वर, प्रमेह और नए नए विषय मैं शुरू करके वो करता हूँ। और जैसे नए सब्जेक्ट में का ये बार बार सुनते हैं और फिर उनको एक दिन कहता हूँ कि अब आप, मैं नहीं बोलूँगा, नए विषय को आप बोलेंगे। फिर वो उन विषय को फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं नया सब्जेक्ट शुरू करता हूँ। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ है। तो अभी पुराने सब्जेक्ट जो हैं वो सब वो करते हैं, मैं नया नया सब्जेक्ट शुरू कर उसको आगे लेकर, क्योंकि पूरा शास्त्र पढ़ाना है ना कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा कर कैसे वही रिपीट कैसे करेंगे। आज मैंने आपको ये कहा, कल मैं आपको और दूसरा विषय दूँगा, नेक्स्ट विषय करूँगा मैं। इसलिए मेरी एक और इच्छा है कि जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम किया है उनके लिए सेकंड प्रोग्राम करो। तो सेकंड प्रोग्राम में मैं सभी चिकित्सा संस्थान की व्याधि लूँगा। टॉपिक ज़्यादा होगा, लेकिन यही लोग आने चाहिए। नए आए तो फिर मुश्किल वही हो जाता है, उनको स्वतंत्र नहीं करता, पंच नहीं समझता, स्वशेकर नहीं समझता, हेतु नहीं समझते, हेतु की व्याख्या नहीं समझते, ये क्या पास कर रहा आदमी बोलेंगे लोग उसमें। इसलिए फर्स्ट ये, सेकंड यही लोग दोबारा 6 महीने के बाद यही मिलेंगे फिर से। आप तो फिर इसमें वातरक्तम, पुरोस्तंभ, विसर्प, श्वास, उदर, कुष्ठ, इन सब का विवरण। लेकिन ये होता क्या है, एक बार बुलाते हैं, दोबारा बुलाते ही नहीं, और बुलाते भी हैं तो फिर वही नए लोग आते हैं, और नए लोगों को फिर मुझे वही विषय सब देना पड़ते हैं, प्रारंभ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मेरा है, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ वही फिर बोलना पड़ता है मुझे। आगे जा ही नहीं सक रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रति कार्यक्रम में विद्यार्थी नहीं रहते। तो इसलिए जिनका एक हुआ है उनका सेशन सेकंड, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 प्रवेश और फिर डिग्री प्रवेश प्रवीण विशाल कंप्लीटेड चरक भवन फॉर 3 months, 3 सेशंस कंप्लीट। फिर आप व्याख्यान देने के लिए तैयार, फिर आप पर व्याख्यान दे पाओगे एक एक विषय पर। लेकिन ये नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा इसका। मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना चाहिए, लेकिन पता नहीं हो पा रहा। चलो यहाँ तक आप समझ गए? श्योर? चिकित्सा कर पाओगे? किसी भी व्याधि की चिकित्सा कर, किसी भी। इतना ही आवश्यक है कि आपको इमरजेंसी का ज्ञान हो। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी परेशानी आनी चाहिए कि ये हम तो यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे, यहाँ सीधा इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे जो भी करनी है। नहीं तो हर पेशेंट को वही चल रहा है, तो विपरीत नहीं। इमरजेंसी है तो बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सेत, बलवान है तो पहले चिकित्सा उसकी करनी चाहिए। वाता प्रकोप, हाँ वायु शुरू करें, वायु शुरू करें। क्या करो कोई आने वाला कोण नाही, एकपर्यंत वेळ वायूचं झालं की मग पुढे मग वात प्रकोपाला 1 तास लागेल। अभी निदानम पूर्वरूपाणी रूपाणी, तो बीच में 2 छोड़ देंगे हम। उसके बाद आता है, क्या आता है? संपरंपरा। तो उसको 2 पर सेशन मिलेंगे। अभी आपको वात प्रकोप क्या है ये समझना अनिवार्य है। और जब तक आप चरक का सूत्रस्थान का 12th चैप्टर नहीं पढ़ोगे
तब तक वात प्रकोप समझना कठिन है। अब उसको अभिजीत आपको सुनाएगा। उसके पहले कुछ चीज़ें, आवश्यक चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद वात प्रकोप पर उसका व्याख्यान शुरू होगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अब सब्जेक्ट हो चुका है कि वात प्रकोप पे मैं कभी नहीं बोलूँगा, ये तय हो चुका है। जब वो नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ फिर, लेकिन जब वो होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन प्रारंभ करा देता हूँ, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन न रहे। देखिए, इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में वायु की कल्पना ग्रंथकर्ताओं की क्या है? श्वास प्रश्वास में उदान और प्राण का आवागमन होता है, यही वायु है। ये पंचभौतिक मूर्त वायु है, मूर्त है। अपान क्षेत्र में गुड़गुड़ करने वाला वायु भी है, पंचभौतिक है, मूर्त है। शरीर में तृतीय अवस्था पाक में मूत्र का निर्माण होता है, पुरुष का निर्माण होता है, और उनके जो अंश शोषित होकर शरीर में घूमते हैं वृक्षादि गुणों से युक्त, इनको भी वायु माना जाता है। जो वृक्ष यानी आकाशीय वायु ये परमाणु हैं, उनको भी वायु माना जाता है। उसके बाद शरीर में कुछ स्थान हैं जहां पर वृक्षादि गुणों की अभिव्यक्ति होती है। त्वचा, इनमें वृक्षादि गुणों का निर्माण होना, इसी का नाम वात प्रकोप वायु को बढ़ना है, वो बताएगा। तीसरा और एक वायु है शरीर में, उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद और योगोपनिषद, इनमें वायु का वर्णन आता है। उन्होंने कहा है सिर से 72,000 नाड़ी निकलती है, स्रोतस, वो शरीर में फैलते हैं, शरीर में व्याप्त है। इनमें से वायु का संचार होता है। और ये वायु अमूर्त है, इसको कोई मूर्ति नहीं है, संचार मात्र है। और इस संचार का अभिव्यक्ति स्पंदन में होती है, संकोच विकास में होती है। और इस संकोच विकास के आधार पर शरीर में धातुओं की, दोषों की गति आजीवन चलती रहती है, वही वायु है। यानी कितने वायु है? एक पंचभौतिक वायु, दूसरा पंचभौतिक वृक्षादि गुणों से युक्त परमाणु, कटु विपाक के और कटु अवस्था पाक के, इनको भी वायु कहते हैं। इनमें वृक्षादि गुण है, इनका निर्माण होता है, ये शरीर में घूमते हैं। और शरीर में घूमते हुए तिक्त रस का, कटु रस का और कषाय रस का काम, तीनों का विपाक कटु है। ये कटु का काम करते रहते शरीर में, और इस काम को सुश्रुत,
सुश्रुत 46 व्यवस्थापक सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 46 सूत्र नंबर 5 to 7 पेज जिनके पास सुश्रुत दल्लन टीका के साथ है उनके लिए पेज 253 सूत्र ऐसा है अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः नहीं वो नहीं पेज 253 दूसरे कॉलम ऊपर अविदग्धः कफम पित्तम विदग्धः पवनम पुनः सम्यक विपक्वः निस्सारः आहारः परिगृह्येत्। इसका अन्वय लगाना है। पहला वाक्य बनेगा क्या? अविदग्धः कफम परिभृंगयेत्। पहला विपाक अविदग्ध है, कफम परिभृंगयेत्। दूसरा विदग्ध है, पित्तम परिभृंगयेत्। अंतिम जो है उसका विशेषण क्या है देखो, सम्यक विपक्वः, सम्यक विपक्वः परिपूर्ण पाक हुआ है, निस्सार है, रोक्षे। तृतीय अवस्था पर परिपक्व है, निस्सार है, पवनम परिभृंगयेत्, शरीर के वायु का भृंगण करता है, यानी आवश्यक वृक्षादि गुणों का निर्माण करता है, विषदीकरण करता है, स्रोतों का विकास करता है, अतिरिक्त स्नेह को कम करता है, अतिरिक्त क्लेद को कम करता है, अतिरिक्त मेद को कम करता है। इस प्रकार वायु का पोषण करता है। यानी एक पोषण करने वाला वायु है जो आकाशीय वायवीय अग्नि है। एक स्पंदनादि कर्म करने वाला है, स्पंदन, वहन, उद्वान, पूर्ण, संकोच, विकास, ये करने वाला है। और तीसरा शरीर में प्राणवायु के, उदान वायु की पद्धति से, अपान की पद्धति से आवागमन करने वाला है। इसमें प्राणवायु और अपान की हम चिकित्सा नहीं करते हैं। जब वात व्याधि की चिकित्सा हम करते हैं, इनकी नहीं करते हैं। हम चिकित्सा किसकी करते हैं, इस विषय का वर्णन अब इस अध्याय में है, वो आप पढ़ेंगे। गर्म पानी होगा, गर्म पानी होगा। अभी तक वायु की ग्रंथकारों की कल्पना क्या है, ये हमने देखा यहाँ पे। तेच घ्या. हो.